हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के ऊपर मैथमेटिकल फार्मूले बनाए थे, है ना। तो हम चाहते हैं कि उनको और आगे एक्सप्लोर करें, उनको थोड़ा और आगे समझते हैं कि ये किस तरह से आगे काम करते हैं। तो अपने दिमाग में बस इतना रखिएगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एन जी आर टी का भी एक फार्मूला पढ़ लिया है। हमने एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, अच्छा इसे ई या यू लिखो, परेशान मत होना, दोनों एक ही चीज है ना, प्लस एन आर डेल्टा टी भी पढ़ा था, और यही बात पी डेल्टा वी भी लिखी जाती है। अब क्योंकि मैं आज एक ऐसे शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिससे अपनी बातें और ज्यादा लंबा खींच सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं ना, तो पहले हमें एक बात शब्द समझना है। देखो, इंग्लिश के वर्ड है बेटा, समझना बेहद जरूरी होगा, शब्दों का खेल है। अगर मैं लिखता हूं हीट कैपेसिटी, सिर्फ हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऊष्मा की दक्षता है, तो अगर हीट कैपेसिटी ऊष्मा ही है ना, हीट तो ऊष्मा की कैपेसिटी दक्षता जब कहा जाता है इसका अर्थ क्या है। जैसे इस कमरे में जहां मैं खड़ा हूं, अगर इस कमरे का तापमान मान लो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 40-50 में बोल जाऊंगा मैं, 25 डिग्री है। अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं, तो किसी भी तंत्र का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी, ऊष्मा दक्षता, ठीक है। लेकिन अब यहां तंत्र या निकाय हमारे बस में तो है नहीं भाई, कमरा है, पेन है, तंत्र किसी को भी कह सकते हैं, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये क्या हुआ, हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क क्या है। अगर आप तंत्र का द्रव्यमान 1 ग्राम कर देते हो, मतलब द्रव्यमान आ गया बीच में m, अगर द्रव्यमान को 1 ग्राम कर दिया जाए तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसी को स्पेसिफिक, है ना, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा, एम सी डेल्टा टी कहा जाएगा। क्या फर्क है विशिष्ट ऊष्मा इस स्पेसिफिक हीट में और ऊपर लिखे हुए हीट कैपेसिटी में? उसमें हमने तंत्र बोला था, तंत्र कितना भी हो सकता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, कोई लिखा तो था नहीं। तंत्र का तापमान, किसी निकाय का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना अलग बात है, और 1 ग्राम पदार्थ का तापमान अलग बात है। तो अगर आपने ग्राम बता दिया तो ये इस विशिष्ट हो गया, इसलिए इसके नीचे छोटा सा m लिखता हूं, C और m। कोई कहता है कि मैं अगर इस m को 1 ग्राम ना रखूं, उसकी जगह मैं इसे नाम देता हूं मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें वो n ले सकता है, वो कह सकता है कि मैं अगर n रखूं मोल, C रखूं मेरी वही हीट कैपेसिटी और तापमान, लेकिन यहां n क्यों जरूरी है, वहां m क्यों जरूरी है, वो 1 ग्राम में बात कर रहा है और ये 1 मोल में। तो यहां पर जो ऊष्मा है वो हो गई 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने की ऊष्मा। 1 ग्राम पदार्थ तापमान 1 डिग्री, 1 मोल पदार्थ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में फर्क ध्यान रहेगा। 1 ग्राम पदार्थ है तो विशिष्ट ऊष्मा कह के काम चला लो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कह रहे हो तो भाई फिर उसमें 1 मोल रख लो। अगर आप इसके बाद भी कहते हैं कि हमने पढ़ना था QP बराबर NCP डेल्टा T, हमने ऐसा पढ़ा था, इसका अर्थ है यह मोलर विशिष्ट ऊष्मा तो है बेटा, लेकिन यह मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर काम कर रही है, कि अगर आप दाब को स्थिर कर देंगे तो वही मोलर विशिष्ट ऊष्मा यहां पर स्थिर दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी। और अगर हमने आयतन स्थिर कर दिया तो फिर यह हो जाएगी स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, दैट इज CV। तो पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा 3 तरह से बात की जाती है।
पहला तरीका वो जिसमें हमने कुछ भी स्थिर नहीं रखा, हमने बताया नहीं कि हमने क्या स्थिर रखा, सिर्फ ये वाला हिस्सा। दूसरे में हमने बताया कि दाब स्थिर है Cp, आयतन स्थिर है Cv। क्यों बताना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि हमने एक चीज पढ़नी है बेटा, और वो है पॉइजन रेशो। पॉइजनली वैज्ञानिक का नाम है, उनका अनुपात, पॉइजन अनुपात, जो कि होता है गामा, वाई नहीं बेटा, गामा। पॉइजन अनुपात गामा बेटा, पॉइजन अनुपात गामा Cp और Cv के अनुपात को कहा गया है, ध्यान रहेगा, Cp और Cv। स्थिर दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को कहा गया है गामा, पॉइजन अनुपात। दिमाग में रखना। क्यों ऐसा? इससे हमें क्या इतना खास फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा, बताता हूं किस बात से। अगर हम ये जानते हैं कि गामा जो होता है वो होता है Cp बटे Cv। देखो गैस, अब क्योंकि सारी गैस जो हम गामा जब बोलते हैं ना, इसका अर्थ होता है कि हम आदर्श गैस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वास्तविक गैसों की। अब वास्तविक गैस, पहला नाम मोनो एटॉमिक गैस, मतलब एक परमाणु वाली गैस। तो भैया इसमें हम बात कर रहे हैं हीलियम की, नियॉन की, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन की। तो अगर एक परमाणु वाली गैस है तो उनका गामा याद रखना चाहिए हमें 5/3 या 1.67, 6 चलता जाता है। अब एक परमाणु वाली गैस का अगर गामा 5/3, तो दो परमाणु डायएटॉमिक गैस, मतलब दो परमाणु वाली गैस, जैसे O2, जैसे N2, जैसे CO, जैसे NO। तो अगर दो परमाणु हैं तो गामा का मान 7/5 या 1.40, मतलब हर तरह की गैस का होता है। हाँ, अगर ये गैस ट्राई एटॉमिक है, 3 परमाणु वाली गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस, जैसे कौन? CO2, N2O, है ना, ओजोन। अब 3 परमाणु है, तो ऐसे में गामा का मान 4/3 या 1.33। अभी कहना क्या चाहता है, बात समझिएगा। अगर हमारे पास एक ही परमाणु वाली गैस है तो वो सिर्फ एक रेखा में चल सकती है, जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशन मोशन। एक डायमेंशन में ट्रांसलेशन, 1D कह सकते हैं हम अपने समझने के लिए, है ना। देखो एक सीधा सा फंडा समझो। अगर मेरे पास एक बाइक का टायर है और जमीन के ऊपर, भाई ये टायर है जैसे इस तरह से, और उसको जमीन के ऊपर सुला दिया, पूरा लेटा दिया, पूरा खड़ा नहीं रखा, टायर को जमीन पे सुला दिया। वो टायर जमीन पर फिसलता हुआ आगे जाता है, चिकना फर्श है उसको बस फिसला दिया आगे, सोया हुआ टायर है, फिसलता हुआ आगे जा रहा है। तो ये 1D मोशन, ट्रांसलेशन, एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वही टायर आपने खड़ा कर दिया और अब इस टायर को यहां पे खड़ा करके इसको रोल करता हुआ आगे जाने दे रहे हैं ऐसे। तो जब टायर आगे जा रहा है तो उसकी हाइट की वजह से, ऊंचाई की वजह से एक अक्ष हो गया, जिस दिशा में जा रहा है वो 2। तो ऐसे में इसे कहा जाएगा रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति, रोटेशनल। जबकि देखा जाए तो कण वही है ना, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि 2D है। लेकिन वही टायर किसी ने पकड़ा और इसे दोनों हाथ से घुमा दिया, स्पिन कर दिया। अब वो चक्कर गिननी की तरह बेचारा घूम रहा है ना, कंपन गति, मतलब घूमता हुआ जा रहा है। तो इसे को ऊंचाई की वजह से एक अक्ष, घूमने की वजह से दूसरा अक्ष कवर कर रहा है, और जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, घूमता घूमता आगे जा रहा है, तो ऐसे में 3 अक्ष कवर कर जाता है। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल कंपन गति। तो वाइब्रेशनल या कंपन गति, है ना, ये मैंने काट दिया। तो 3D। अब सवाल आता है कि आपके पास कण है कैसे? अगर मेरे पास 3 कण यहां पर परमाणु हैं, तुम ये कह सकते हो बेटा मुझे कि सर अगर हमने यहां पर अमोनिया गैस ले ली तो, या CH4 गैस ले ली तो, भाई अणु तो आपके, परमाणु तो आपके पास चाहे जितने हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, लेकिन अक्ष कितने हैं? अक्ष कितने हैं? एक रहा, दूसरा आ गया Y, तीसरा आ गया Z, तो अक्ष तो 3 ही है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ 3 ही तरह के गामा बताए, 5/3, 7/5
और 4/3। तो दिमाग में रखकर चलना, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक क्यों बताया था। ऐसा नहीं है कि ट्राइएटॉमिक गैसेस के अंदर और मतलब 3 परमाणु वालों में और गुंजाइश नहीं थी, इसमें भी हो सकता था। अगर ध्रुवीय और अध्रुवीय कहता तो उसमें 9/7 भी आता, बट अभी हम जितना बात कर रहे हैं उस पर रहकर बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन में लिखा है हीलियम गैस और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हीलियम गैस का गामा 5/3, तो ये याद रखना जरूरी होगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हमने समझा कि गामा जो है, देखो एक होता है मेयर इक्वेशन Cp माइनस CV बराबर R, इसे कहते हैं मेयर फार्मूला। ऐसा नहीं कि हम इस मेयर फार्मूले के अपने फार्मूले पे नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा इस चीज को। देखते हैं कैसे अगर हमने, चलो मैं थोड़ा सा बोर्ड अपना क्लियर करूं ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। अभी मैंने आपसे कहा कि हमने Cp माइनस CV बराबर R पढ़ा, जिसे मेयर इक्वेशन कहते हैं। अब मन में आता है आया कहां से, ये यहीं से आया है, ये यहीं से आया है भाई। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T से ही आया है, कहीं और से नहीं है। कैसे, देखो हम इसे QP लिखा करते थे, इसे QV लिखा करते थे, और ये NR डेल्टा T होता था, है ना। हमने पढ़ाया था आपको QP को NCP डेल्टा T, इसे NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T लिखा हुआ है। पहचानो, मोलर विशिष्ट ऊष्माएं थी ना, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर मैंने लिखी। चेक करो N डेल्टा T सब जगह लिखा है। अगर मैं पूरे में N डेल्टा T का भाग दे दूंगा तो पूरा का पूरा हट जाएगा। देखो बचेगा क्या, यहां बचेगा Cp, यहां बचेगा Cv और प्लस में क्या R। तो क्या ये वही फॉर्मूले में नहीं बदल जाएगा, Cv इधर ले आओ, Cp माइनस Cv बराबर R। तो आपको समझना होगा कि ये जो फार्मूला है मेयर फार्मूला, वो कैसे आया है, हमारे उन्हीं फार्मूले से हम बनाते हैं, ठीक है। तो Cp माइनस CV बराबर R अपने पास याद रखो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा आपको। इस पर अगर कोई शर्त लगा दें, इस पे कोई कंडीशन रख दें, बताता हूं। मान लो आपने इस फार्मूले में Cp माइनस CV बराबर R लिखा, ठीक, और पूरे फार्मूले में यहां पर CV से भाग दे दिया, सब में भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद क्या हुआ, चलो देखो पेन बदल के देखते हैं हम कि क्या होने वाला है। CV से कट गया CV, तो बचा एक माइनस साइन। Cp बटे CV खुद गामा होता है, तो गामा -1 बराबर R बटे CV। मतलब हम जब चाहें CV बराबर R के बटे में गामा -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो CV की जगह पर हम R बटे गामा -1 लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई कह दे कि गैस कौन सी है, जैसे मैंने कहा अगर मेरे पास हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस मतलब गामा बराबर 5/3, तो मैं सीधे सीधे यहां लिखूंगा CV, R को रहने दूंगा R, 5/3 माइनस 1, मतलब R के बराबर इसमें 5 माइनस 3 और बटे में 3, कुल मिलाकर CV हो जाएगा 3R बटे 2। ऐसे तो आप CV भी ढूंढ के दे सकते हो। ये तो मोनोटॉमिक थी, गाम अगर डायटॉमिक होती तो जैसे O2 वगैरह तो 5R बटे 2 अतः कर सकते हैं ना। अगर आप इसका एक और पहलू देखना चाहते हो कि सर इसी में Cp माइनस CV बराबर R के अंदर सभी में Cp का भाग दे दें, सब में इस तरह से सब में Cp का भाग दे दें, तो देखते हैं। चलो अगर ऐसा करेंगे तो Cp से Cp कटकर बचेगा 1। ये जो दिख रहा है देखो Cp बटे CV क्या था, गामा, और ये उसका उल्टा है, तो गामा नहीं 1 बटे गामा, 1 माइनस 1 बाय गामा बराबर R बटे Cp। इसे एलसीएम ले लोगे तो ये दिखेगा गामा -1 बटे गामा बराबर R बटे Cp। तो ऐसे हालात में Cp हो जाएगा R इंटू गामा बटे गामा -1, इतना। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हो गया तो बात समझो, अपने मेन फार्मूले पकड़ो, Cp का फार्मूला, Cv का फार्मूला, मेयर इक्वेशन, ठीक है। हम ये सब चीजें एक दूसरे से पैदा कर सकते हैं, फार्मूले से डिराइव करते हैं।
तो उम्मीद करूं मैं आपको कि जितना मैंने आपसे बात किया वो आपके समझ आया हो और इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं, इसके अगली क्लास में इससे आगे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।